तो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित एक व्यंग्य लिखा था और उस व्यंग्य को मैंने कथा का रूप दिया और कथा का जो नाम रखा है वो है याचक कथा। अब इस कथा का धरातल कुछ ऐसा है कि जब कभी कलयुग समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सतयुग का प्रथम चरण चल रहा होगा, तो वहाँ सतयुग में कोई व्यक्ति कुछ लोगों को इस कथा को सुना रहा होगा। तो कथा है याचक कथा। कलयुग में भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी अरब सागर के निकट मुंबादेवी हुआ करती थी। उसी राज्य में एक व्यक्ति था जो बहुत से लोगों का राजा घोषित हुआ, क्योंकि उस राजा ने बहुत से संघर्षों के बाद अपने राज्य से मुंबादेवी में आकर राजा के सिंहासन पर अपना एकाधिकार जमा लिया था और उसका साम्राज्य बहुत ही सुखद रूप से चलने लगा। धीरे धीरे उस नगर में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इनमें से बहुत से लोग अपने अपने प्रदेशों से कार्य कौशलों की शिक्षा प्राप्त करके मुंबादेवी आए, तो कई भाग्य के भरोसे, कई रिश्तेदारों के भरोसे, और जो अधिकतर लोग मुंबादेवी आए थे वो याचक सिद्धि प्राप्त करके आए थे। बहुत वर्षों तक कार्य करने के बाद उस राजा ने अपने कार्य के बल पर देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर ली थी। लेकिन कभी कभी कार्य करते करते राजा याचक सिद्ध लोगों की बातों और उनके विचारों से ग्रसित होने लगा था, किंतु इससे उसकी कार्यकुशलता पर कभी भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। 21वीं सदी की महामारी के बाद जब संपूर्ण जनमानस अपनी जीवन शैली को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करने लगा, तब कालांतर में उस प्रतापी राजा ने एक सभा बुलाई। अब बुलाने की सूचना में एक संदेश ये छुपा था कि सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा। अब यह खबर जनमानस में आग की तरह फैल गई। नए वर्ष की शुरुआत में इस सभा का आयोजन राजा के दरबार में होना था, तो भिन्न भिन्न राज्यों से काम की तलाश में आए लोग इस सभा की व्याकुलता से प्रतीक्षा करने लगे। किंतु बहुत से लोग जो अपना धंधा जमा चुके थे, उन्होंने इस सूचना को ज़्यादा तूल न देना ही बेहतर समझा। अब अंततः सभा का दिन आ गया। सभी युवक युवतियां, अधेड़ उम्र और बहुत से उम्र दराज लोग इस सभा में जाने को तैयार होने लगे। कई लोग तो इस उधेड़-बुन में थे कि वस्त्रों का रंग क्या हो या वस्त्रों का प्रकार क्या हो। क्या पीला या तोतिया रंग पहन लिया जाए ताकि राजा की दृष्टि ना चाहते हुए भी सीधी उन पे पड़े। कुछ युवक तो बहुत ही बेपरवाह ढंग से वस्त्र धारण कर गंतव्य स्थान की ओर कूच कर गए। युवतियां फिर भी सम्मानजनक वस्त्र आभूषण धारण किए हुए थी। कई लोग व्यक्तिगत वाहन, तो कुछ तिपैया तो कुछ दुपैया, और अधिकतर लोग पैदल ही राजप्रासाद की ओर चल दिए। राजप्रासाद पहुंचते ही वहां जब पहुंचे तो लोगों को पता चला कि कुछ अति सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी है। राजा स्वयं इस बात का ध्यान रख रहा था कि किसी को कोई भी कमी ना पड़े, और बाकी जो दरबारी थे वो तो आगंतुकों की आवभगत में लगे हुए थे। अब यहाँ कुछ लोग जलपान की परवाह ना करते हुए राजा की दृष्टि उन पर पड़ जाने भर का इंतजार करने लगे। इसी बीच दरबारी की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ में राजा का अगला आदेश छिपा था। आदेशानुसार सब लोग प्रासाद की सीढ़ियाँ चढ़कर एक गुप्त भवन की ओर चलने लगे और सबने एक कक्ष में प्रवेश किया। कुछ ही पलों में सारी प्रजा को ये भास हो गया था कि कक्ष में बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, तो सबको ज़मीन पर ही बैठना होगा। अब यहाँ भी कई लोग उस जगह की तलाश में जुट गए कि जहाँ से राजा की दृष्टि सीधे उन पर पड़ती। खैर, कुछ देर बाद राजा आया और पास ही में रखे काष्ठ पर विराजमान हो गया, और बाकी तथाकथित मंत्रीगण, दरबारीगण अपनी सुविधा के अनुसार राजा के समीप विराजमान हो गए। ज़मीन पर बैठने की जद्दोजहद से जो शोरगुल शुरू हुआ तो राजा के आगमन से ही शांत होता गया। अब बातचीत का दौर शुरू हुआ। राजा ने काम के बारे में बात करना शुरू किया। कुछ देर तक तो बहुत अच्छा सत्र चला, किंतु उसके बाद राजा की एक घोषणा होते ही ज़मीन पर बैठे लोगों ने यकायक इस घोषणा का करतल ध्वनि से स्वागत किया और जयघोष के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब अचानक लगे इन जयघोष के नारों ने राजा के अंदर एक अजीब सी स्फूर्ति भर दी। अब राजा को सभा में उपस्थित सभी लोग
याचक नजर आने लगे। निश्चित ही सभा में याचकों के कई प्रकार उपस्थित थे। नंबर 1 सामान्य याचक, नंबर 2 निरीह याचक, नंबर 3 अभिमानी याचक, नंबर 4 किंकर्तव्य विमूढ़ याचक और नंबर 5 प्रचंड याचक। वास्तव में याचक बनना कोई आसान बात नहीं है और ना ही याचक बनना कोई बुरी बात है। हाँ, याचक बनने के लिए आपको अपनी आत्मसम्मान की बलि बस कुछ देर के लिए देनी होती है। कुछ देर बाद राजा की ओर से ऐसी बहुत सारी घोषणाएं होने लगी और घोषणाओं के फलस्वरूप बजने वाली तालियों से राजा आत्ममुग्ध सा होने लगा। उसकी इस आत्ममुग्धता में याचकों का बड़ा योगदान था। घोषणा समापन के पश्चात राजा ने एक प्रश्नोत्तर सत्र का अकस्मात आरंभ कर दिया, जिससे राजा को लोगों की समस्याओं का निवारण करने में कोई कठिनाई नहीं आए। अब प्रजा की बारी थी प्रश्न पूछने की, लेकिन अब तक सभी लोग याचक सिद्धि पा चुके थे, तो उनमें से कई याचक प्रश्न पूछने के बजाय पसंदीदा काम की मांग करने लगे। ये देखकर मंत्रिमंडल के चेहरे पे प्रश्नों के संचारी भाव विचरण करने लगे। वे ये सोचकर स्तब्ध थे कि जो विकल्प राजा द्वारा दिया ही नहीं गया, उसका चुनाव याचकों ने किस आधार पर किया। मंत्रिमंडल ने आपस में ही आंखों के इशारों से याचकों का उपहास उड़ाना शुरू किया, जो कि संभव है सभा के अंत तक चला होगा। राजा इस बात से अनभिज्ञ था, किंतु अब तक वो अपनी आत्ममुग्धता से बाहर आ चुका था और याचकों की मांग करने के जो दुस्साहस को अस्थायी सहर्ष भाव से स्वीकार कर रहा था, क्योंकि राजा को भी कहीं ना कहीं इस बात का पूरा भान था कि अगर याचक प्रजा ही ना रही तो राजा राज किस पर करेगा। राजा के हाव भाव देखकर अभिमानी याचक काफ़ी क्रोधित थे, लेकिन अपनी अवसरवादी आदत के चलते उनके चेहरे पे मुस्कान के भाव थे, क्योंकि अभिमानी याचक की एक मुस्कान ही उसके याचक होने का प्रमाण होती है। शब्दों के सहारे याचना करना अभिमानी याचक की श्रेणी में नहीं आता, जबकि इसके उलट प्रचंड याचक अपने शब्दकोश को खाली करना ही अपनी याचकता का जो चरम प्रयास समझते हैं और साथ ही साथ अपने आंगिक अभिनय का सारा कौशल का इस्तेमाल करना इन्हें आता है। अब चूंकि ये प्रचंड याचक होते हैं तो उनके पास याचनाओं की बहुत सी युक्तियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल ये समय समय पर करते रहते हैं। बेचारे निरीह और किंकर्तव्य विमूढ़ याचक सभा के शीघ्र समाप्त होने के भय से व्याकुलता से ग्रसित होने लगे। उन्हें अपनी याचना को प्रस्तुत करने का अवसर और शब्द दोनों ही नहीं मिल रहे थे। अंततः सभा समाप्त हुई। सभी याचक उस भवन से बाहर की ओर चलने लगे। कुछ याचक बाहर आने के बजाय मंत्रिमंडल के लोगों से गहन में विचार विमर्श में तल्लीन दिखे। उनकी इस तल्लीनता में उनके द्वारा किए गए कार्य के महिमा मंडन का विस्तृत विवेचन था, जिसमें मंत्रिमंडल की जरा भी दिलचस्पी तो नहीं थी। कुछ याचक राजा के मुख्य कक्ष में जाने का भी प्रयास कर रहे थे, पर विफल रहे। एक याचक, जिसने सभा पूर्व चल रहे अति सूक्ष्म जलपान का अप्रत्यक्ष रूप से तिरस्कार किया था, उसे अब अपना तिरस्कृत खाद्य त्रिकोण समोसा तिरस्कृत खाद्य त्रिकोण अपनी ओर आकर्षित करने लगा। लेकिन जैसे ही याचक उस खाद्य त्रिकोण की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि मक्खियों ने उस पर अब तक अपना एकाधिकार जमा लिया था। खैर चलो, किसी का तिरस्कार किसी के जीवन के काम तो आया। राजप्रासाद के मुख्य द्वार पर याचकों का जमघट लगा हुआ था। कुछ याचक इस बात का दंभ भर रहे थे कि उनके पास काम की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका आचरण कितना सरल है। कुल मिलाकर वो दंभ ना भरने का दंभ भर रहे थे। मेल मिलाप का दौर चल रहा था। कुछ प्राचीन याचक नव आगंतुक याचकों को बड़ी हेय दृष्टि से देख रहे थे, तो कुछ बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से मिल रहे थे। बीच बीच में राजा भी आकर कुछ हास्यास्पद प्रसंगों को बड़े चाव से सुना रहा था, जिससे उसकी सहृदयता के प्रमाण अभिमानी याचकों को भी मिल रहे थे। बहुत से याचकों के हाथों में अब दूरध्वनि वार्तालाप यंत्र निकल आए थे, जिससे वो एक दूसरे से संपर्क सूत्र अंकित कर रहे थे, जिससे भविष्य में यदि कोई बड़ी कार्य योजना हो और उसके लिए लोगों की आवश्यकता हो तो सीधा संपर्क साधा जा सके। लेकिन इतिहास गवाह है, इस प्रकार के सार्वजनिक मिलन समारोह में आदान प्रदान किए गए संपर्क सूत्रों से कार्य मिलने की प्रतिशतता लगभग नगण्य ही होती है, और अगर किसी को कोई कार्य मिलता भी है तो उससे घोर कृतज्ञता की अपेक्षा कार्य देने वाला करता है।
बहरहाल अब राजा को छोड़कर सभी उस क्षणिक उल्लासपूर्ण वातावरण का आनंद ले रहे थे। राजा फिर से अपने कार्य में व्यस्त हो गया और अपने आगे आने वाले कार्य को लेकर शायद किसी बैठक में चला गया होगा या फिर विराम कक्ष में चला गया होगा। मुख्य परिसर में अब मंत्री परिषद के इक्का दुक्का लोग ही बची हुई प्रजा के बचे हुए प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और बातों बातों में अप्रत्यक्ष रूप से वे स्वयं को राजा के बड़े बड़े कार्यों का उत्तराधिकारी बता रहे थे। ये सुनकर याचकों के चेहरे पे उनके प्रति अस्थायी प्रशंसा के भाव उभर रहे थे। अब सभा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। कुछ याचक अपने प्राचीन याचकों के साथ भोजन के लिए चले गए, कुछ अपने मित्रों के साथ निकल गए और बचे हुए अकेले ही सभा से प्रस्थान करने लगे। कुछ ही पलों में परिसर का पूरा कोलाहल शांत हो गया। निश्चित रूप से सभा से सभी याचकों को निकट भविष्य में कार्य मिलने की संभावनाएं बढ़ गई थी। मैं जैसे ही प्रस्थान करने लगा तो देखा एक खाद्य त्रिकोण जो परिसर के बीचों बीच भूमिशायी हुआ था, जो कि सभा के आरंभ में राजा द्वारा वितरित करते समय गिरा था, लेकिन सबका ध्यान सभा पे होने के कारण किसी ने उस खाद्य त्रिकोण को ज़मीन से उठाकर किनारे पे नहीं रखा और न ही मैं भी परिसर से काफ़ी दूर निकल आया। तभी दो कुत्तों के झगड़ने की मुझे आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वो दोनों इस खाद्य त्रिकोण को अपना ग्रास बनाने की याचना एक दूसरे से कर रहे थे। याचक कथा।